उनका उनसे कुछ मतलब नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए और क्या कतई नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी महात्मा गांधी ने इस देश को सिखाया, दशक 20 से लेकर दशक 50 तक, वो भूलकर जो पंडित जी ने इस देश को सिखाया, दशक 50 से दशक 60 में, दशक 60 तक, और फिर जिस पथ पर हम लगे रहे दशक 70 में, 80 में और एक हद तक 70-90 में, उस रास्ते को छोड़कर एक नई विदेश नीति बना रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जिनके साथ हम नहीं थे पहले उनके साथ हम चले जाएं, और जिनके साथ हम थे पहले उनका छोड़ दें या कोशिश करें उन्हें छोड़ने का। और इसका नाम उन्होंने शानदार दिया है मल्टी अलाइनमेंट। जहाँ की ये बुद्धू जवाहरलाल नेहरू कुछ नॉन अलाइनमेंट का बकवास करता था, हम जो इतने बुद्धिशाली हैं, हम तो अमेरिकन विश्वविद्यालयों में पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि ये नॉन अलाइनमेंट का ज़माना नहीं है, ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है। और जबकि उनसे पूछा जाए कि दो ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आप दोनों से जुटकर कैसे रह सकते हो, क्योंकि ये बनता है मल्टी अलाइनमेंट का मतलब नॉन अलाइनमेंट तो ये था कि वो लड़ रहे हैं तो हम किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, और मल्टी अलाइनमेंट होता है कि वो लड़े तो हम दोनों के साथ जुड़ेंगे। यदि गांधी जी होते तो वो कहते हैं कि यही है संदर्भवादी का मतलब, क्योंकि ये संदर्भवादी चीज़ है। तो जिस फिलिस्तीन के बारे में, और वहीं से शुरू होता है इस साल का या पिछले साल से लेकर, या शायद 2023 से लेकर जो त्रासदी हम देख रहे हैं दुनिया भर में, वो शुरू होता है फिलिस्तीन से। आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, और आप मुझे माफ़ करेंगे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतिहास सिखाने का, क्योंकि शायद जो मैं कहने वाला हूँ आप उससे वाकिफ़ हों। तब भी मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उस विषय को यहाँ दोबारा दोहराऊँ। 1938 में जबकि लगा कि फ़िलिस्तीन बनने वाला है, तो जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट के नेतागण थे, उन्होंने 2-4 अहम लोगों को भारत भेजा। एक तो दक्षिण अफ्रीका में जो महात्मा गांधी के सबसे करीब दोस्त थे, एक यहूदी जिसका नाम था हर्मन कालमबाग। पहले उन्होंने सोचा कि इसको भेजें, और क्योंकि गांधी की दोस्ती इनके साथ बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है, तो इसलिए वो इनको मुतमईन कर देंगे कि इज़राइल का साथ दें। लेकिन गांधी ने इनकार किया। तो उसके बाद जो उनके सबसे बड़े फिलोसोफर थे, जो कि हमारे एस राधाकृष्णन के समान थे, उनका नाम था मार्टिन बूबर। तो उन्होंने सोचा कि ये एक कालमबाग दोस्त था, लेकिन एक बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, एक बुद्धिजीवी नहीं था, तो हम बूबर को भेजें तो तब वो घुमा देगा गांधी को। और मार्टिन बूबर आए और गांधी ने उनकी बात सुनी, और फिर उन्होंने कहा सार्वजनिक रूप में कि फिलिस्तीन अरबों का है, उसी आधार पर जिससे कि इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। Palestine belongs to the Arabs, as England belongs to the English and France to the French.
क्यों उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस का जिक्र किया? क्योंकि पहले महायुद्ध के पश्चात फ्रांस और ब्रिटेन, जो सबसे बड़े साम्राज्य को चलाते थे विश्व में, उन्होंने जो अरब हिस्सा था तुर्किश साम्राज्य का, उसको आपस में बांट लिया। कुछ हिस्से ब्रिटेन को गए और कुछ हिस्से फ्रांस को गए। तो इसलिए इन दो ममालिकों का नाम लेकर, ये नहीं कि वो अमेरिका की बात करे या जर्मनी का नाम ले या जापान चीन का ले, उन्होंने उन दो शक्तियों का नाम लिया जिन्होंने आपस में अरब देशों को बांट रखा था, इंग्लैंड और फ्रांस, और जो कि षड्यंत्र रचा रहे थे कि अरबों का जो एक हिस्सा है उसको लेकर हमने यहूदियों को दिया, यहूदियों को नहीं, ज़ायोनिस्ट को दिया। तो तब हमारा साम्राज्य ख़त्म होते पर ही हम यहाँ कब्ज़ा करके इज़राइल का इस्तेमाल करके हम अपने प्रभाव को कायम रख पाएंगे। और चर्चिल ने खुलेआम कहा कि इज़राइल इज़ द फुटस्टेप ऑफ यूरोप इन एशिया। उन्हें खुलेआम कहा, क्योंकि वो उनमें एक अच्छी चीज़ थी कि हालांकि एक लिहाज से वो पागल थे, कम से कम गांधी जैसे जो उनके मन में था वो कहते थे। तो उन्होंने खुलेआम और बिल्कुल साफ बता दिया कि इज़राइल की हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे वैनगार्ड बनेंगे, कि वो हमारे कठपुतली रहेंगे। और ट्रंप महोदय इसी फ़लसफ़ा में वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं।